हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड टीजीटी, जेएसएससी टीजीटी से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है झारखंड में विभिन्न शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति हो रही है। जैसे कि अभी 11th-12th पीजीटी का जो एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका भी एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है, जिसमें करीब 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। उसी तरह अब 9-10th का ही सिर्फ रह गया है, जिसके लिए वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। इसीलिए अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम तक आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है आपका, खासकर अगर हम बात करें तो विभिन्न सब्जेक्ट के लिए, और जो जनरल पेपर है वो अच्छे खासे सिलेबस है इसमें। तो इसीलिए अगर समय रहते तैयारी नहीं करते हैं तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिएगा, झारखंड में भले ही लेट से एग्जाम होता है, लेकिन जिस छात्र ने पैसेंस रखकर अच्छे से तैयारी किया और एग्जाम दिया, भले ही 2 साल 4 साल वेट करना पड़े, लेकिन जॉब तो लगता है। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ढिलाई कर देते हैं कि झारखंड में तो वैकेंसी ही नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, कोर्ट में चला जाता है। लेकिन कितना भी कुछ हो, लेकिन अंत में तो नियुक्ति होती ही है ना। तो नियुक्ति लेना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए तैयारी शुरू से ही कीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए कि नहीं वैकेंसी आएगा या फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो पता चलता है कि तब तक तो समय निकल गया और फिर लास्ट में अफसोस करते हैं कि नहीं सर, कि हम तैयारी किए रहते तो मेरा भी हो जाता। कम से कम नौकरी तो हो जाता है, लेट सही होता है, लेकिन होता तो है, और वही अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी अभी से ही प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग झारखंड हाई स्कूल टीचर जेएसएससी जो टीजीटी है, उससे संबंधित आज हम लोग खासकर इतिहास और नागरिक शास्त्र के सिलेबस और इसके पैटर्न, जो नया इस बार पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी विभिन्न वीडियो में हमने पेपर 1 के रिगार्डिंग और साथ ही अन्य सब्जेक्ट के चर्चा किए हैं। तो जिनका जिनका जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी आपको यहाँ पर आने वाले जो क्लासेस है या फिर अपडेट है आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षा के लिए झारखंड टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया पीजीटी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट बाकी है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका एग्जाम होना बाकी है। अब टीजीटी का भी जल्दी आएगा। तो इसमें अभी विशेष ऑफर भी चल रहा है, दिवाली स्पेशल। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और कुछ सिंगल सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बस 3 ही सब्जेक्ट में है, जैसे कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स, मैथ के साथ फिजिक्स और बायो के साथ केमिस्ट्री, यही 3 में। तो इसका फीस अगर बात करें तो दोनों पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है तो 7500 है अभी ऑफर फीस, और इसमें पेपर 2 का मात्र जो है 5000 रुपया। उसी तरह सिंगल सब्जेक्ट, जैसे कि आपका जियोग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर वगैरह पेपर हो गए, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट हो गया, इनकी तैयारी करते हैं तो इसके लिए फीस जो है आपका पेपर 2 का मात्र जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक 4000, और दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो 6500 मात्र आपका पड़ेगा। कोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर आप नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले जो पैटर्न है उसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, टीजीटी के लिए जो पिछला नियुक्ति हुई थी बहुत पहले हुआ था, लेकिन देखिएगा तो सिलेबस जो है आपका और पैटर्न जो है, चूंकि जो नई नियमावली बनी थी उसमें चेंज करने का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, क्योंकि झारखंड सरकार और जो कैबिनेट से मंजूरी मिलती है उसी में सिलेबस अगर बदलाव किया गया है, पैटर्न बदलाव किया गया है, तो वही समय डिसीजन होता है। जैसे पीजीटी में देखा आपने, या फिर जो सहायक आचार्य की भी नियुक्ति हो रही है, तो नियमावली में ही तय हो जाता है कि इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद तो जेएसएससी जो डायरेक्शन मिला है गवर्नमेंट से, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नियुक्ति करती है। तो देखिएगा तो टीजीटी के लिए जो नियमावली बनी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, मतलब कि जो पहले से सिलेबस था उसी के आधार पर जो है आपका, और जो पैटर्न था उसी के आधार पर जो है इस बार भी नियुक्ति होगी। चलिए सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। तो जेएसएससी टीजीटी में आपका एक ही परीक्षा होगा, 1 एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, 1 डे एग्जाम होगा आपका। इसके अलावा इसमें जितने भी, इसमें 2 पेपर रहेंगे, एमसीक्यूज के टाइप का 2 पेपर रहेंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये 3 पॉइंट जो हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा पेपर मोड एग्जाम होता है। जैसे कि पीजीटी अगर आप सभी छात्र ने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर बेस्ड उसमें एग्जाम था,
सेंटर पर जाते थे तो वहाँ पर कंप्यूटर से एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो पिछला बार जो हुआ था वो आपका पेपर मोड में हुआ था। वही आपको जो बबलिंग करने वाला जो एमआर सीट है वो दिया जाता है और पेपर मोड में आपका एग्जाम लिया जाता है। बोलिए सर इस बार तो बदल सकता है, पिछला बार भी यही हुआ था। 2016 या 17 के लगभग टीजीटी हुआ था, उसके बाद पीजीटी हुआ था। पिछला बार पीजीटी भी ऑनलाइन ही हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ था, जो कि बहुत ही नियरेस्ट एग्जाम हुआ था। लेकिन टीजीटी पेपर मोड में ही हुआ था, इस बार भी आपका पेपर मोड में ही होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर वन में आपका 200 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि जीके और जीएस मिलाकर, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, झारखंड जीके हो गया, इससे मिलाकर कुल 100 प्रश्न रहेंगे। उसी तरह फिर आपका इसमें एक जनरल हिंदी भी रहता है, सिर्फ हिंदी, इसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से 200 प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न मतलब कि हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 200 अंकों की ये परीक्षा होती है। पिछला भी वीडियो में हमने आपको बताया था, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था पेपर 1 से संबंधित। पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब कि इसमें आपको सिर्फ पास करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि अभी देखिए कट ऑफ जारी किया जा रहा है 2016 का, मैथ, फिजिक्स और बांग्ला विषय का जारी हुआ, तो उसमें देखिएगा तो पेपर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और जो कट ऑफ दिया गया है 300 अंक में। जैसे कि पेपर 2 जो होता है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये आपका 150 प्रश्न रहता है, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो 300 अंकों की ये परीक्षा होती है। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट तो इसी अंक के आधार पर बनता है। और जो कट ऑफ जारी होता है, कट ऑफ जो जारी होगा यही 300 अंकों के आधार पर होगा। इस पेपर के अंक नहीं जोड़े जाते, इसमें सिर्फ आपको 30 या 33% जो है आपका लाना अनिवार्य होता है। क्लियर है? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पेपर 1 का जो अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीके जीएस आपको पढ़ना है, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। जनरल हिंदी पढ़ना है। इसमें आप जो हमने पैटर्न और जो रणनीति आपको बताई, जो स्ट्रेटजी हमने बताया था पहले वीडियो का, जो पेपर 1 से संबंधित था, तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारा चीज आपको बताया गया है। फिर भी इसमें हमने जैसा कि बताया कि इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा आपका, जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान में आपका जनरल स्टडीज रहता है। जनरल स्टडीज में आपका वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, फिर सामान्य विज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गया और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर भी जोड़ दिया जाए और प्लस आपका मैथ, जनरल मैथ्स भी शामिल कर दिया जाए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो सिलेबस है उसको तैयारी कीजिए। हाँ, अगर नोटिफिकेशन आने तक तो आपका इतना तैयारी कम से कम तो हो ही जाएगा और कुछ बाकी भी रहेगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप कंप्यूटर या और जनरल हिंदी पढ़िएगा, सॉरी जनरल मैथ्स पढ़िएगा। जनरल हिंदी तो आपको पढ़ना ही है, जिससे कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल हिंदी में अनुच्छेद से 50 प्रश्न और व्याकरण से 50 प्रश्न रहते हैं, तो टोटल आपका 100 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिस विषय में नियुक्ति होने वाला है, 300 अंकों का 150 प्रश्न पूछा जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, झारखंड टीजीटी में बहुत सारे विभिन्न विषयों की नियुक्ति होती है। कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ साइंस हो गया, सॉरी मैथ और फिजिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिर आपका हिस्ट्री सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, लिटरेचर पेपर में हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो फिर आपका होम साइंस हो गया, फिर आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो बहुत सारे विभिन्न विषयों की नियुक्ति होती है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और कुछ दिनों से तो बहुत सारे छात्र का और भी कंफ्यूजन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है टीजीटी में? ये पीजीटी में आपको नहीं मिलेगा, टीजीटी में मिलता है और जेटेट में मिलता है। एक्चुअली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि टीजीटी जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें कुछ विषयों के साथ ये कंपलसरी आपको पढ़ना होगा और आपके ग्रेजुएशन में भी वह विषय होना चाहिए। जैसे कि झारखंड टीजीटी में 3 विषयों के लिए नियम बनाया गया है कि इनके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अनिवार्य होगा, अगर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिसमें कि पहला है हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ सिविक्स या सिविक्स के साथ हिस्ट्री। दूसरा है फिजिक्स, फिजिक्स के साथ मैथ या मैथ के साथ फिजिक्स, इधर से भी और इधर से भी, ना तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं। और फिर बायो, बायो के साथ फिर केमिस्ट्री। ये होना चाहिए।
आपके ग्रेजुएशन में भी ये विषय सब्सिडरी के रूप में कम से कम आप पढ़े हो, तभी आपको यहाँ पर फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के समय हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि इस बार फिजिक्स और मैथ में देखिएगा तो रिजेक्शन आया था। जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो जैसा कि हमने बताया कि 150 प्रश्न कुल रहते हैं, तो 150 में 2 विषय यहाँ पर हैं, तो 2 विषय में 75 प्रश्न एक विषय से पूछा जाएगा और दूसरे विषय से 75 प्रश्न। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से 75 प्रश्न जो सिलेबस है, सिविक्स से 75, मैथ से 75, फिजिक्स से 75, बायो से 75 और केमिस्ट्री से 75। बाकी बहुत सारे छात्र परेशान करते हैं कि सर कि मेरा ज्योग्राफी है तो कॉमर्स है तो इकोनॉमिक्स है तो मेरा ये विषय है तो हिंदी लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर है, तो क्या मेरा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मुझे कॉमर्स के साथ कौन विषय पढ़ना होगा, तो इकोनॉमिक्स के साथ कौन विषय पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मतलब कि पूछी जाती हैं। तो आज ये जितने भी छात्र इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यही 3 विषय में सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी किसी भी विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए, नहीं पढ़ना है। सिर्फ अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ना है, कॉमर्स है तो कॉमर्स का जो सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ना है। आज हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री और सिविक्स पर चर्चा कर रहे हैं, तो हिस्ट्री और सिविक्स का जो सिलेबस है उस पर आते हैं। इसमें हिस्ट्री से 75 प्रश्न रहेंगे और सिविक्स से 75 प्रश्न। तो आयोग ने जो इसका सिलेबस जारी किया है उसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। ओवरऑल देखिएगा तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ तक समझ चुके होंगे आप पेपर 1 में क्या पढ़ना है, हमने उस चीज़ को भी बता दिया आपको। पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या रूल है और किस किस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रावधान है, इस चीज़ को भी हमने बताया। अब हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री और सिविक्स जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो 4 सेक्शन आपको पढ़ना है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कि भारत का प्राचीन इतिहास, मिडीवल हिस्ट्री भारत का मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री भारत का आधुनिक इतिहास, और फिर लास्ट में आपको वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री विश्व का आधुनिक विश्व इतिहास। ये हम लोग को यहाँ पर ये 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि जैसे सर टीजीटी में ये सब्जेक्ट है तो ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी में 11 12 भी पढ़ते हैं, 9 10 भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी पढ़ते हैं, पीजी में भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, यही टॉपिक है, नाम वही रहता है, एंशिएंट पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसके अनुसार उसमें रिसर्चेज और एनालिसिस वगैरह करने लगते हैं ग्रेजुएशन के बाद। खासकर ये एग्जाम जो होता है आपका ग्रेजुएट लेवल पर है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो ग्रेजुएट लेवल तक का जो नॉलेज होता है उतना कम से कम इन सारे टॉपिक्स में आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं ये 4, ध्यान रखिएगा ये 4 ही आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं। अब आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है इसे 2 खंड में, खंड 1 प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में जो है आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को शामिल किया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में मुख्य रूप से ऐसे तो आप चूंकि इतिहास समझना बहुत ज़्यादा मतलब जो इतिहास पढ़ते हैं तो कालखंड के अनुसार उसको समझना अनिवार्य होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता जिसके अंतर्गत आता है, वैदिक सभ्यता, उसके बाद फिर महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं, उसके बाद मगध साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य जो है, उसको बिना समझे डायरेक्ट हम किसी और टॉपिक में एंटर कर जाएंगे या फिर कोई स्किप करके, तो फिर आपको इतिहास समझने में मुश्किल होगी। इसके अलावा ये तो चलिए अपने क्रम के अनुसार चल रहे हैं, आसपास के जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का अपना इतिहास रहा है तो उसको भी समझना पड़ेगा। अब बोलिए सर सिलेबस में तब जो नहीं लिखा हुआ है, भले ही उन टॉपिक को नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसको बिना समझे हुए आप बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो सिलेबस में जो दिया हुआ है तो पढ़ना ही है। इतिहास से जुड़े वगैरह मान लीजिए आप मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मगध साम्राज्य को बिना जाने हुए, जो 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद था, महाजनपद था वो मगध जनपद था, उसको बिना जाने हुए आप सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है 3 स्रोत बताए गए हैं आपका, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत, उनको पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक, उन सभी को पढ़ना है। भले यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, अब इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो सबका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको बोला गया है। सिलेबस तो एक बना दिया जाता है लेकिन यही चीज़ होता है कि जब डिटेल में सिलेबस दे देता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती। जैसे कि पीजीटी
हिस्ट्री का सिलेबस जो है झारखंड में जेएसएससी पीजीटी का हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जो जो वहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर तो जो ऐसा चीज़ बना दिया गया है कि क्या इसमें पढ़ें और क्या छोड़ें, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा तो सीधे यहाँ पर मगध साम्राज्य की जो स्थापना होती है, उसके बाद फिर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ऐसे जो मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है। उसके बाद विभिन्न शासक होते हैं, 8 या 9 टोटल शासक होते हैं। मुख्य रूप से इसमें तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा अंतिम जो शासक है बृहदत्त मौर्य, उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद ही शुंग वंश आता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोलिए शुंग वंश इसमें लिखा हुआ है नहीं है, उसको बिना पढ़े हुए हम इतिहास को पूरा कैसे कर सकते हैं, तो सभी पढ़ना पड़ता है। फिर विक्रमादित्य की उपलब्धि, हर्षवर्धन, या कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया गया है। वंश का भी नाम नहीं दिया है, साम्राज्य का भी नाम नहीं दिया है, सीधे एक राजा के बारे में बता दिया गया है, तो उससे संबंधित चीज़ों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सीधे देखिएगा तो अरबों का सिंध आक्रमण, कारण इसका क्या था, परिणाम क्या निकला। फिर विजयनगर राज्य की स्थापना, बाबर की उपलब्धि, सीधे मध्यकाल में हम लोग पहुंच गए सिलेबस में। फिर आपका शेरशाह का शासन। अब बोलिए सर इसमें दिल्ली सल्तनत वगैरह के बारे में उतना नहीं दिया गया, तो क्या पढ़ेंगे? तो बिल्कुल पढ़ेंगे, तो बिना पढ़े हुए कैसे हम मुगल सल्तनत, मुगल के बारे में समझ सकते हैं। फिर अकबर हो गया, उनकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण और शिवाजी, फिर मराठा जो साम्राज्य थे, फिर औरंगजेब वगैरह उनके बारे में। तो ये मध्यकाल तक इतना चीज़ें हम लोग पढ़ने, खासकर औरंगजेब के काल तक। फिर इसके बाद फिर आ जाता है आपका मध्यकाल, जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो वहाँ से प्रारंभ करना है इस तरह से वहाँ पर। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि प्लासी एवं बक्सर का युद्ध, उसका कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, महत्व क्या था। फिर कुछ जो गवर्नर जनरल थे, ऐसे बोलिएगा सर लॉर्ड जो डलहौजी है उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या बाकी के चीज़ नहीं पढ़ने हैं? जितने भी गवर्नर हैं बिल्कुल पढ़ने हैं, स्पेसिफिक यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर ध्यान रखना है। फिर 1857 की क्रांति, मतलब कि अंग्रेजों के आने के बाद जो विभिन्न प्रमुख भारतीय क्रांतियां हुई अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को ध्यान रखना है। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, खासकर जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महात्मा गांधी के आने के बाद, उनको भी ध्यान में रखना है। फिर राजा राम मोहन जो धर्म सुधार आंदोलन चलाए थे, उनके बारे में। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, तो ये सारे यहाँ पर आधुनिक भारत से संबंधित ये टॉपिक है। अब फिर आते जाते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास में आपका औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड से प्रारंभ होता है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। औद्योगिक क्रांति का महत्व वगैरह, किस तरह से ये योजना चलाई गई, और किस तरह से आपका दूसरे देशों को जो औपनिवेशिक थे, जैसे कि भारत को सिर्फ जो इंग्लैंड क्या कर रहा था, एक आयातक के रूप में यहाँ से कच्चे माल औने पौने दाम पर ले जाते थे, अपने देश में उद्योग को बढ़ावा देते थे, वहाँ पर उसका उपयोग यूज़ करते थे, फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर लाके हम ही को बेचते थे महंगे दामों पर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति, क्रांति का कारण, परिणाम जो निकला, नेपोलियन बोनापार्ट, उत्थान और पतन। प्रथम विश्व युद्ध, उसका कारण और परिणाम। 1917 की रूसी क्रांति, उसका कारण और परिणाम। फिर द्वितीय युद्ध, उसका भी कारण और परिणाम। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित हम लोग को पढ़ने हैं। इसमें कुछ सब टॉपिक भी होते हैं, जैसे कि पुनर्जागरण वगैरह हो गया, कुछ धर्म सुधार आंदोलन हो गया, तो क्या उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं समरी के रूप में, जिससे कि अगर एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम उसको आसानी से उत्तर दे सकें, क्योंकि वो जनरल टॉपिक आते हैं। एनसीईआरटी तक हम बोलते हैं, या फिर जो ग्रेजुएट लेवल तक जो टॉपिक आते हैं विशेष रूप से, उनको शामिल करते हुए हम लोग पढ़े, तो हमारे लिए एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको हम लोग जो पढ़ेंगे किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो आपके सिलेबस को 100% कवर करे। तो उसको पूरा करते हुए फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी नोट होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है पूरा। फिर उसके बाद जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज जो है आपका प्रैक्टिस करना है। फिर पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद, जैसे एंशियंट कंप्लीट किए, मिडिवल कंप्लीट किए, मॉडर्न कंप्लीट किए, वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किए, तो उसका फिर आपको मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद फिर पूरा चारों सब्जेक्ट का पूरा हिस्ट्री है, जैसे 75 प्रश्न आएंगे, तो 75 प्रश्नों के आधार पर फिर आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में तो आपको 75 प्रश्न के आधार पर ही देना है, वहाँ तो पता नहीं रहेगा कि कौन सेक्शन से कितना आ रहा है प्रश्न, ये भी तय नहीं है। 75 प्रश्न आएगा तो कुछ सेक्शन से ज़्यादा भी आ सकता है, कुछ सेक्शन से कम भी। तो ओवरऑल फिर लास्ट में आपको यही करना होता है, फुल मॉक टेस्ट देना पड़ता है।
फुल मॉक टेस्ट फिर हम लोग 150 प्रश्नों का भी देते हैं, जिसमें कि सिविक्स भी शामिल होगा। सिविक्स का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो ये चीज़ें आपको शुरू से करते रहना है, और ये चीज़ें हमारी क्लास में भी आपको इसी तरह से आपको अरेंज करके आपको दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आते हैं हम लोग सिविक्स में। सिविक्स में देखिएगा तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जो पॉलिटिकल जो थ्योरी है, राजनीतिक जो सिद्धांत है, उसके टॉपिक को शामिल किया गया है, और पार्ट बी में जो है आपका इसमें पूरा का पूरा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके टॉपिक को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपका जो बेसिक इसके हैं पॉलिटिकल थ्योरीज के जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपका कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंसेस, इनके बारे में, और इनमें कंपैरिजन करना है और इनका एनालिसिस करना है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं प्यूरलिज्म, जिसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझना है। लिबर्टी होता है क्या, इक्वलिटी वगैरह हो गया, उसके बारे में समझना है। फिर लिबर्टी एंड इक्वलिटी में क्या मतलब कि क्या रिलेशन है, उसमें डिफरेंसेस या जो समानताएं वगैरह हैं उनके बारे में। फिर डेमोक्रेसी क्या होता है, इसका मीनिंग, कंडीशन और इसके सोर्सेस। पॉलिटिकल पार्टीज इस क्या होता है, इसका मीनिंग वगैरह, फंक्शंस वगैरह। फिर पब्लिक ओपिनियन, इसका मीनिंग क्या होता है, कंडीशंस, फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सिटीजनशिप, नागरिकता, मेथड क्या है नागरिकता प्राप्त करने की, एक्वायरिंग। फिर इसके बाद वेलफेयर स्टेट, इसका मीनिंग क्या है, फंक्शंस। फिर गांधी में जो सत्याग्रह आंदोलन वगैरह, गांधीवादी जो आंदोलन है उनके बारे में। फिर मार्क्सिज्म, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, मार्क्सिज्म के बारे में। ये पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेन टॉपिक्स है इसमें पढ़ना है। इसमें भी देखिएगा कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं साथ में पढ़ते वक्त, तो अगर उसका यूज आता है तो आपको वहाँ पर उन सारे बेसिक्स पॉइंट को भी आपको कवर करने हैं। फिर इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारतीय संविधान से संबंधित जो बेसिक्स नॉलेज है, जो विभिन्न आर्टिकल से जो अनुच्छेद वगैरह है, जो प्रस्तावना वगैरह है, और खासकर जो संविधान संशोधन है, अभी तक देखिएगा तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, 125 से 26 के लगभग। तो उन सारे संशोधन, इसमें तो देखिएगा तो संशोधन दो ही 3 दिया हुआ है, जैसे कि 73वां और 74वां संशोधन के बारे में मेंशन किया हुआ है। लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस पर तो फोकस करना ही है, बाकी अन्य संशोधन को भी कम से कम आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सके। जैसे कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले आपका जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब कि इसमें सारी चीज़ों को शामिल करते हुए संविधान के 3 जो प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इससे संबंधित पूरे आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर खासकर इसमें कुछ शब्द बोलिएगा सर, जैसे कि कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह हैं, वैधानिक संस्था वगैरह। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बहुत सारे बॉडीज हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन वगैरह, इलेक्शन कमीशन वगैरह हो गया। तो उन सब के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ना है। कैग वगैरह हो गया, उस सब के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम लोग संविधान में पढ़ेंगे। अब बोलिएगा सर इसमें तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, नॉलेज अगर रहना ही चाहिए, क्योंकि संविधान का ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है। क्योंकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ग्रेजुएट लेवल के टीचर बनने वाले हैं, मतलब कि आपका 9th-10th में ही पढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा तो ग्रेजुएट लेवल पर होती है, इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है। इसमें भी सारा चीज़ वही करना है। सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, पढ़ाई अपना प्रारंभ कीजिए, थ्योरी पढ़िए। ध्यान रखिएगा जब भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर हमारे संस्थान में भी जुड़ कर स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि पहली बार पढ़े और पहली बार में ही सब अपना सेल्फ नोट्स बनाने लगे, की नोट्स बनाने लगे। पहली बार पढ़िएगा तो आपको लगेगा तो सब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम नहीं जान रहे हैं या फिर जो हम पहली बार जानते हैं वो लगता है कि नहीं ये तो सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब रिवीजन करें दूसरी या तीसरी बार की नोट्स बनाइएगा, पहली बार में कभी भी की नोट्स नहीं बनाइएगा, वरना जो किताब में लिखा हुआ वही छाप के आप, या फिर जो टीचर ने पढ़ाई वही छाप के आप अपना कॉपी में कर दीजिएगा। तो की नोट्स जितना में आपको पढ़ाया गया उससे 1/4 होना चाहिए। अगर 100 पेज का है तो 25 पेज में वो सिमट जाना चाहिए, 20 से 25 पेज में, क्योंकि आपको वही बाद में रिवीजन करना होता है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज जितना भी है टॉपिक सबका सॉल्व करना है। फिर पार्ट 1 का सॉल्व करना है, पार्ट 2 का सॉल्व करना है प्रैक्टिस, फिर ओवरऑल 75 प्रश्नों का, फिर लास्ट में फिर 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। पिछला बार हमारे संस्था में किया था कि पीजीटी में जो क्लासेस ली गई थी, तो हमारे ये कोशिश था कि हम ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया, चूंकि एग्जाम में सब कोई भर रहा था, तो ओपन मॉक टेस्ट ले, जिससे कि सभी को बेनिफिट हो और ओवरऑल रैंकिंग पता चले। तो वो चीज़ें हमने की थी। इसलिए देखिए क्लास स्टूडेंट के लिए भी अलग से हमने व्यवस्था, फी कम था उनका, लेकिन अलग से उनको परचेज करना पड़ता था। लेकिन इस बार हमने टीजीटी में क्या किया है कि आप कोर्सेज में कितना भी फीस दे के ज्वाइन किए हैं,
कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसमें आपको अलग से फिर फाइनल मुक टेस्ट जो है 150 प्रश्नों का अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, जितने भी नोट्स हैं, PDF नोट्स वगैरह, और मॉक टेस्ट हो गया, और मॉक टेस्ट में आपका चैप्टर वाइज भी, ओवरऑल टेस्ट भी और फुल मॉक टेस्ट भी, ये सभी चीज़ इंक्लूडेड होगा। चाहे फीस आप कितना भी देके आप एडमिशन लिए हों, पहले भी लिए हों चाहे अभी भी लिए हों, ये सारे छात्रों पर लागू होगा। मान लीजिए वो पिछले साल ही लिए होंगे, जो उनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी उनको अलग से फीस फुल मॉक टेस्ट के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसी में शामिल करते हुए उनकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी छात्र है इसमें जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब इसमें कुछ छात्र बोलेंगे सर बुक्स वगैरह रिसोर्सेज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिएगा तो कोई स्पेसिफिक इसका बुक नहीं आता है, फिर आपको वही ग्रेजुएट लेवल का या फिर जो सिविल सर्विसेज का जो बुक्स आते हैं उन्हीं को रेफरेंस लेकर, या फिर NCERT आता है उनको रेफरेंस लेकर इसकी तैयारी करनी होगी। तो चारों बुक्स आ जाता है आपका। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपने सिलेबस को फॉलो करते हुए पूरी तैयारी करनी है, उसको अलग थलग आपको नहीं पड़ जाना है, वरना पता चलेगा कि हम मोटी मोटी बुक ले लिए, कोई स्पेक्ट्रम ले लिया आधुनिक भारत का इतिहास, फिर जैन एंड माथुर का ले लिया कोई विश्व इतिहास, तो उतना पढ़ के क्या कीजिएगा। जो जिसको पढ़ना था पता चला कि वही नहीं पढ़ पाए और जो अननेसेसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट तरीका अपनाए नहीं। हमने पहले से ही बताया 3 चीज़ें अपना के चलना है। पैसेंस रखना है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, कब आएगा, नहीं आएगा। एग्ज़ाम तो होना तय है, आज न कल जरूर आएगा। पैसेंस रख के तैयारी कीजिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाकर भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखे, चलिए आज पढ़ना स्टार्ट किए, 2 दिन 3 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी बना के रखिए, आज न कल एग्ज़ाम जरूर होगा, मान के चलिए। और मान के क्या चलिए बिल्कुल होगा ही, क्योंकि PGT हो चुका है, JTET हो चुका है, अब 9th 10th TGT बाकी है। इसके अलावा हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। ये 3 चीज़ों का पालन करते हुए आगे बढ़िए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और ये गारंटी है कि अंत में देखिएगा रिजल्ट 100% होगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें इन चीज़ों का पालन करते हैं तो, या फिर हमारे संस्थान में या कहीं और संस्थान में आप जुड़कर तैयारी करते हैं, रिजल्ट होना चाहिए बस। तो इस तरह से सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब अगले क्लास में बहुत सारे छात्र और बोलेंगे सर कि और सब्जेक्ट का डिस्कस करें, तो जल्दी हम उसके लिए अलग अलग विषय के, जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स पर शायद चर्चा कर चुके हैं, कॉमर्स हो गया, फिर आपका हिंदी लिटरेचर हो गया, जियोग्राफी हो गया, मैथ फिजिक्स हो गया, और कुछ अलग टीचर्स भी होंगे तो उनके द्वारा भी आपके साथ डिस्कस कराया जाएगा सिलेबस और उसकी तैयारी। और दिवाली स्पेशल ऑफर में आपको फिर लास्ट में हम डिस्कस कर देते हैं। जो छात्र अभी नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसमें कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। TGT आपका मात्र आपका 4000 में, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपका मात्र 5000 में, और पेपर 1 के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र आपका 2500 में आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी तरह न्यू JTET भी जल्द ही आने वाला है, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मात्र आपका 7000 रुपया, मतलब कि आप दिवाली ऑफर आपका 1000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि मिनिमम फीस पर आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लासेस की जैसा आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी जाने, घर बैठे तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस को अभी अप्रोच कर रहे हैं, आपको आने जाने में पता चलेगा 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा उसी में बर्बाद हो जाता है। अब घर बैठे, और भी क्योंकि इस एज तक सब कुछ जॉब करने लगता है, घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए, अपने रिसोर्सेज भी, इनकम भी आते रहेंगे, और आप जो पर्याप्त समय बर्बाद कर रहे हैं आने जाने में, वो आप अपने पढ़ाई पर ही उसका यूज कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको सेम चीज़ें मिल रही है। रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 70045797 और 780, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर, और जो कोर्सेज आपको ज्वाइन करना है आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल वगैरह सारा चीज़ भेज दिया जाएगा, उसमें पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। न्यू JTET के लिए वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी नई चीज़ों को लेकर और टॉपिक को लेकर। थैंक यू एवरीवन। और आज धनतेरस भी है, तो आप सबको धनतेरस और आने जो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।